हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, ये जो हमारा कोड था 324 AB, इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, है ना। वो क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वैसे ये पूरा पेपर टेलीग्राम में डाल दिया था, ग्रुप में डाल दिया था, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन मैं अब करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, z = 4x + y का अधिकतम मान आलेख द्वारा विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। ये अवरोध इसने दे रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर। देखो, ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ये क्वेश्चन आपको सिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो उसने असमीकाएं दी हैं उनको आप पहले तो मान लो, इसको पहली इसको दूसरी, ठीक है ना। फिर इनको समीकरण रूप में लिखो। समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y = 50 और 3x + y = 90। ठीक है, इसको बना लेता हूँ मैं तीसरी इक्वेशन और इसको बना लेता हूँ मैं चौथी इक्वेशन। ये भी लिख लो चाहे तो, x = 0 और y = 0, ठीक है ना। पांचवी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब इन सबको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। वो ग्राफ देगा तब, नहीं देगा तो आपकी कॉपी में ही आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। पहली वाली लाइन तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 आपने उठा ली। समीकरण 3 है आपके पास x + y = 50, है ना। यहाँ हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। इस तरीके का एक डब्बा बनाना है और इस डब्बे में यहाँ x लिखना है और यहाँ पे y लिखना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस समीकरण में x = 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 मिलेगी। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी, y की वैल्यू मुझे 50 मिली, यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। ऐसे ही एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो भी आएगी 50 आएगी यहाँ से। तो आपको एक पॉइंट तो ये मिला 0,50, तो इसको लिखो पहला पॉइंट ए, 0,50, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये मिलेगा, ये वाला, यानी कि 50,0, तो इसको हम कहेंगे बी पॉइंट 50,0, ठीक है ना। अब जब इस लाइन को ड्रॉ करने की बारी आएगी तो हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी सिंपल। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बना देता हूँ बल्कि, जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पर और वो बना दिया, ठीक है। इधर थोड़ा इधर। अब यहाँ से देखो थोड़ा बड़े बड़े पॉइंट हैं तो मैं 10-10 के पॉइंट ले लेता हूँ। एक बार हम दूसरी वाली इक्वेशन भी ले लेते हैं, उससे भी देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर में 4 लिख देता हूँ। समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहती है, 3x + y = 90, ठीक है। एक ऐसे करके हमें डिब्बा बनाना है और ऐसे ही उसमें एक्स वाई हमें लिख देने हैं। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्लियर क्लियर मुझे 90 मिलेगी। और अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू मुझे क्लियर क्लियर 30 मिलेगी, है ना। y 0 रख देंगे तो 3x = 90 आएगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट मुझे जो मिलेगा c, इसको मैं c कह दूंगा, 0,90, तो इसको मैं 0,90 कह दूंगा। और एक पॉइंट d मिलेगा, उसको कह देंगे 30,0, ठीक है ना, 30,0। जो भी लाइन होगी, लाइन में हमेशा हमें एक बार x0 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, एक बार y0 रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही हमने इसमें किया, तीसरी लाइन होती वो भी ऐसे ही करते, ठीक है ना। तो ऐसे ये पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो 0,50, अब देखो 50 है, 30 है, 90 है ना, कुछ इस तरीके के पॉइंट हैं। तो अगर मैं 10-10 करके लूंगा तो काफ़ी दूर बैठेगा 90, है ना। वाई एक्सिस पे मुझे हाईएस्ट 90 चाहिए, तो हम क्या करते हैं 20-20 के ले लेते हैं ना। 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और फिर 60 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा और फिर 100 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100। अब देखो ये 0,50 है, कहाँ बैठेगा, 0,50 अगर देखा जाए
तो ये तो 0 हो गया। अब वाई पे जलना है, वाई पे 50 देखना है। वाई पे 50 कहाँ दिखेगा? ये 20 है, ये 40 है, यहाँ पर हम 20 20 के लेकर के चले गए ना, 20 40 और 60। 40 और 60 के बीच में 50 पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर है ये पॉइंट 0,50। तो ए पॉइंट तो मेरा है यहाँ पर ये। अब बी पॉइंट देखो, 50,0 कहाँ है? ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, तो इनके बीच में पड़ेगा ये यहाँ पर। तो ये है मेरा बी पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन आपको खींचनी है, ठीक है ना? आपको सीधी लाइन खींचनी है, मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो ये मेरी कौन सी लाइन होगी? ये मेरी थर्ड लाइन होगी। मैं इस पर लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है ना? थर्ड लाइन। अब ये चौथी वाली देखते हैं, 0,90। 0,90 कहाँ पे है? वाई पे देख लो, 90 कहाँ बैठेगा? 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये यहाँ पे 90 हो जाएगा, बीच में यहाँ पे 90 है ना? तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा आपका सी, 0,90। और डी है 30,0। 20 ये है और 30 बीच में होगा यहाँ पर, ये है आपका डी, है ना? ये हो जाएगा 30,0। तो बी है आपका ये 50,0। और ये ए है, ए भी बाद में लिखेंगे, है ना? पहले ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ से, ठीक है? एक लाइन ये चली गई, ये हमारी फोर्थ लाइन है, ये वाली। एक तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर कुछ घिरे हुए क्षेत्र मिलेंगे आपको, है ना? घिरे हुए क्षेत्र जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन से घिरे हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे मेरे पास एक तो ये है, ये वाला पोर्शन देखो, है ना? ये घिरा हुआ क्षेत्र है। एक ये वाला घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, ये भी घिरा हुआ क्षेत्र है। और एक ये वाला है ना? ये भी घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इनमें से कौन सा रीजन हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा, वो हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें शेड करनी है। देखो, जो लाइन होगी, लाइन तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी थी। हमें तो ये ड्रॉ करने थे असमिकाएं। तो असमिका के लिए हमेशा या तो इस लाइन के इधर वाला पोर्शन होगा या इस लाइन के इधर वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना? वो हमें देखना है कौन सा पोर्शन होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखो मूल बिंदु पर। क्या लिखो यहाँ पर? मूल बिंदु पर, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल बिंदु पर। आपको मूल बिंदु उठाने हैं 0 0, ठीक है? और 0 0 दोनों लाइन की इक्वेशन में रखने हैं, असमिकाओं में रखने हैं, असमिकाओं में। तो पहली असमिका ये है, जब मैं यहाँ पे 0 0 रखूंगा तो 0 <= 50 आएगा। 0 <= 50 आएगा। ये तो सत्य है ना बात, कि 0 तो 50 से छोटा होता है। ये कहाँ से आई? समीकरण 1 से, है ना? ऐसे ही दूसरे में रखो, अगर 0 0 रखूंगा 0 <= 90 आएगा। 0 <= 90 आएगा, तो ये भी सत्य है, क्योंकि 0 तो 90 से छोटा ही होता है ना? बहुत सी असमिकाओं में ये गलत आएगा। मान लो किसी किसी असमिका में यहाँ पे ग्रेटर देन होता, तो ये 0 <= 90 आ जाता, लेकिन 0 तो 90 से छोटा होता है, तो ये असत्य हो जाती बात, है ना? तो वहां पे क्या होता वो मैं बता रहा हूं आपको। ये तो समीकरण 2 से है। अब देखो, अगर ये बात सत्य आती है, तो ये जिस लाइन में हमने रखा था, उस लाइन से, कौन सी लाइन थी वो? ये लाइन थी, ये वाली, पहले वाली 50 वाली, ये वाली लाइन है। इस लाइन के जिस साइड से हमने पॉइंट उठाया, मूल बिंदु कहां से उठाया हमने? यहां से उठाया, यानी कि ये जो लाइन जा रही है इसके नीचे से उठाया था। तो अगर नीचे से उठाने पर, पॉइंट उठाने पर वो सत्य आती है बात, ये वाली बात सत्य आती है, तो उसी पॉइंट की तरफ शेड करेंगे, यानी इस लाइन से नीचे की ओर शेड होगी, ठीक है ना? अब जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन पर जब हमने मूल बिंदु पर चेक किया, ये 0 0 उठाया, तो ये भी बात सत्य आई। तो इसका मतलब इससे भी इस लाइन की तरफ ही शेड होती। अगर वो असत्य आ जाती तो दूसरी तरफ शेड करते, है ना? तो इसको नीचे की तरफ शेड करेंगे, तो इसमें भी नीचे की तरफ शेड करना है। तो अब एक ऐसा रीजन आपको ढूंढना है, ऐसा क्षेत्र आपको ढूंढना है जो इस लाइन के भी नीचे रहे और इस लाइन के भी नीचे रहे, दोनों के नीचे रहे, और पहले चतुर्थांश में हो। मतलब एक्स, ये जो दिया ना इसने, x <= 0 y <= 0, यानी कि x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, यानी कि इस लाइन से इधर ना जाए और इस वाली लाइन से नीचे ना आए, है ना? तो ऐसा रीजन हमें देखना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन जो है हमारा सुसंगत क्षेत्र बन जाएगा, है ना? देखो, ये वाला रीजन इस वाली लाइन के भी नीचे है और इस वाली लाइन के भी नीचे है, और इसके बाहर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया। तो ये वाला रीजन हमें देखना है, ठीक है? अब देखो, ये वाला क्यों नहीं हुआ? इसके तो नीचे था, लेकिन इस वाली लाइन के ऊपर हो जाता, तो ये गलत हो गया, इसको नहीं लेना। अब ये वाला
इसके तो नीचे है लेकिन इसके ऊपर हो जाता, हमें तो दोनों के नीचे ही लेना था, तो ये भी गलत हो गया, ये सिर्फ सही है। ठीक है ना। अब जो ये रीजन मिला इसको हम कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। अब इस सुसंगत क्षेत्र के हमें क्या करने हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं इन कॉर्नर पॉइंट को हमें लेना है, और ये जो पॉइंट होंगे इन पॉइंट को हम जेड में रखेंगे, और जो मैक्सिमम मान आएगा उसी को हम अधिकतम मान बता देंगे जेड का। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमें ये वाला पॉइंट भी चाहिए, ये वाला पॉइंट है क्या हमें नहीं पता, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, जो ये वाली लाइन है यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करके निकलेगा ये वाला पॉइंट। तो 3 और 4 को समीकरणों को सॉल्व कर लो इन वाली को, और ये पॉइंट निकाल लो। तो समीकरण 3 व 4 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या कहता है समीकरण 3, ये है अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, और ये है आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और ये माइनस 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 और ये खत्म, और x में से 3x गए, माइनस के 2x बचे, 50 में से 90 गए, माइनस के 40 बचे, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू उठा करके आपको इनमें से किसी इक्वेशन में रख देनी है, हम इस वाली में रख दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 50, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 30, है ना, 20 में से 50 गई 30, सॉरी ये वाई है, तो वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगी, 50 मिलेगी, 30 मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स की वैल्यू इसमें 20 है और वाई की वैल्यू इसमें 30 है। ठीक है, इसको हम ई पॉइंट कह देते हैं। अतः हमारे पास जो ई पॉइंट मिलेगा ये प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, यहाँ एक दूसरे को ये काटते हैं ना लाइनें, उनको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु आपका आ गया 20, 30। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास ई पॉइंट 20, 30। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में यहाँ पे लिखने हैं कोणीय बिंदु, और फिर z लिखना है। z क्या है अपने पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 4x प्लस वाई, क्वेश्चन में है ना ये रहा। तो यहाँ से हम पॉइंट लिखेंगे जो जो पॉइंट उसने हमें दिए, कौन कौन से आए हमारे ये वाले, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। कोने वाले बिंदु उठाने, जो भी हमारा क्षेत्र आया है सुसंगत क्षेत्र, बाउंडेड रीजन, उसी को लेना है ना। तो एक तो है हमारा ये 0, 0, एक है हमारा 30, 0, और एक है हमारा 20, 30, और एक है हमारा ये 50, 0, 50, 0। अब ये 0, 0 इसमें रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। जब मैं 0, 0 एक्स और वाई की जगह रखूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आ गया। 30, 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो गया। 4 × 30 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 120। 20 इसमें रख दो और 30 यहाँ पे रख दो, 20 4 दूनी 8, 80 ये हो गया, और 30 ये हो गया, 80 और 30 हो जाएगा आपके पास 110, 110 ये हो गया। और 50 हम यहाँ पे रखेंगे, 50 × 4, 5 × 4 = 20, 200, और प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 200, है ना। यहां से आपका ये काम खत्म हो गया टेबल का। तो ये देखो ये आपका अधिकतम मान है, ठीक है ना, ये क्या है, अधिकतम मान। ये आपका अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु कितने पर है, बिंदु 50, 0 पर z का अधिकतम मान 200 है। 50, 0 पर z का अधिकतम मान 200 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। सबसे पहले असमीकाओं को हमें समीकरण रूप में लिखना है, फिर दो दो पॉइंट निकालने हैं हर समीकरण के,
और फिर दो दो पॉइंट निकालने के बाद उन दो पॉइंटों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपकी समीकरण खिंच जाएंगी। फिर आपको मूल बिंदु पर या मूल बिंदु के अलावा आप कोई और सा भी पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन के किसी एक साइड से उठाना है, और जिस साइड से उठाएंगे अगर सत्य होगा तो ही उस साइड हम शेड करेंगे, अदरवाइज अगर असत्य हुआ तो उस पॉइंट के दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड से फिर हम शेड करेंगे। तो ये शेड करने के बाद हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। कॉर्नर पॉइंट अगर एक प्रतिच्छेद बिंदु है तो प्रतिच्छेद बिंदु उनको सॉल्व करके निकलेगा। फिर आपको ये टेबल बनानी है और वो जो कॉर्नर पॉइंट है, कोणीय बिंदु हैं, उनको उठाना है और z का वैल्यू देखना है। तो अगर निम्नतम मान पूछा है तो ये निम्नतम हो जाएगा, और अधिकतम पूछा है तो अधिकतम इसमें देख करके आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos² x dx का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना या लेट कर लो इसको i इक्वल्स टू, या मैं यहीं पे कह देता हूँ ये i है, ठीक है ना, माना ये i इक्वल्स टू। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रगुण 4 लगाते हैं ना। प्रगुण 4 कैसे लगेगी, देखो 0 to π, यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट में से x घटा करके लिखेंगे, π-x, तो x में से π-x कर दिया। ऐसे यहाँ पर करेंगे, ये भी हो जाएगा sin π-x, और डिवाइड्स में आएगा आपका 1 + cos² π-x, इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, dx आ जाएगा। अब i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 0 to π। अब अगर देखा जाए π-x तो एज इट इज रहेगा। अच्छे से यहाँ पे बता दो कि प्रगुण 4 से हमने ये किया, प्रगुण 4 से या प्रॉपर्टी 4 से, है ना। साइन 180 - थीटा तो कोस थीटा ही होता है, सॉरी साइन थीटा ही होता है। ये बार ये तो साइन ही रहेगा, साइन एक्स, साइन 180 - थीटा। ऐसे ही 1 + cos 180 - थीटा, माइनस के कोस थीटा होता, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी ज्यों का त्यों ही रहेगा, यानी कि cos² x ही रहेगा dx में, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये कहूं कि i इक्वल्स टू 0 to π, इसको मैं अलग अलग कर लूं, पाई साइन x अपॉन 1 + cos² x dx, और यहाँ पर माइनस में इसको मैं माइनस में कर लूँ, -0 to π x sin x अपॉन 1 + cos² x dx, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने पाई की मल्टीप्लाई करी साइन एक्स में एक बार, और फिर एक्स की मल्टीप्लाई करी इसमें, और दोनों के डिवाइड में ये 1 + cos² लिख दिया, और दोनों की लिमिट दोनों को दे दी, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए ये वाला जो पोर्शन है वापस से आई बन गया, 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos² x, देखो ये वाला बन गया ना, तो इसको हम आई कह देंगे वापस, है ना। ये हो जाएगा आपका पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 0 to π अगर देखा जाए ये साइन एक्स है, अपॉन में आ जाएगा 1 + cos² x dx, माइनस ये आई हो गया। तो ये आई इधर जाकर के कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इक्वल्स टू ये जू का तो रहेगा पाई 0 to π साइन एक्स अपॉन 1 + cos² x dx। अब अगर देखा जाए cos x को अगर मैं t मान लूं, यहाँ पर cos x को अगर मैं t मान लेता हूं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स का dt आ जाएगा। दूसरा, लिमिट जब x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे रखूंगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो t इक्वल्स टू 1 आएगा। और जब x इक्वल्स टू पाई है तो मैं पाई रखूंगा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, है ना। cos 180 हो जाएगा ना, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। यस, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए 2i इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा पाई 1 to -1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी लिख दूं, माइनस का, ये माइनस इधर भेज दूं, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये डी टी आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहेगा ये, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, और 1/1 + t² हो जाएगा अब ये, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कितना हो गया, 2i इक्वल्स टू -π। अब ये हो जाएगा आपका 1/1 + t² होता है tan 1t,
और लिमिट रहेगी 1 to -1, ठीक है ना। आगे चलो, 2i इक्वल्स टू -पाई। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट रख दी, -पाई इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये मिलेगा tan इनवर्स tan पाई/4, कट करके माइनस के पाई/4 आ जाएगा और माइनस के पाई/4 इसमें से आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -पाई और ये माइनस के 2 पाई/4 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर करके कितना बचेगा, 2 टू द 4, ये हो जाएगा प्लस पाई अपॉन, नहीं, पाई² अपॉन 2, 2i इक्वल्स टू, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई² बाई 4 आ जाएगी। यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, अब ये क्यूब है, अगर क्यूब के आयतन को हम v से दर्शाएं तो ये dv अपॉन dt हो जाएगा, है ना। ये कहां से पता चलेगा, जब भी वो दर दे इस तरीके से कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो दर होगी, है ना। तो d बाई डी टी उसमें लगा देना आप, क्योंकि पर सेकंड दे रखा है इसने यहाँ, पर सेकंड, सेकंड होगा तो d अपॉन dt ही आएगा। और ऊपर ये आयतन है, तो इसका मतलब ये 9 दिया है इसने, dv अपॉन dt, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसकी दर से बढ़ रहा है तो हम प्लस लेंगे, घट रहा होता तो माइनस में लेते। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, माना उसकी कोर, मान लो आर ए, मान लो, है ना, मान लो ए बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं, जो घन होता है उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, घन का आयतन भुजा का क्यूब होगा। अगर भुजा उसकी ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं इसका dw/2t कर दूं, यानी कि t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं, तो dv अपॉन dt हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3a² और dA अपॉन dt, ठीक है ना, क्योंकि a का t की रिस्पेक्ट में d अपॉन dt होगा। dv अपॉन dt की वैल्यू उसने दी है 9, इक्वल्स टू 3a² और dA अपॉन dt। यहाँ से निकलेगा dA अपॉन dt इक्वल्स टू 9 अपॉन 3a², 9 है ये, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 3/a², ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बना के यहीं छोड़ दो। अब देखो, उसने कहा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर देखा जाए, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल माना s है, तो s क्या होता है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई घन में 6 फलक होते हैं, है ना, और एक फलक का a² होगा, तो 6 फलकों का 6a² होगा। तो जब हम इसका dw/2t करेंगे, क्योंकि उसमें चेंज निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है वो देखना है, तो ds अपॉन dt निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12a और a का dA अपॉन dt, ये आएगा। अब यहाँ से 12 तो ठीक है, a भी ठीक है, dA अपॉन dt की वैल्यू ये रख दो, 3/a²। तो एक ए से ए कट जाएगा, ये 12×3 = 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड्स बाई ए आ जाएगा ds अपॉन dt। अब उसने कहा था कि ये तब निकालो जब उसकी भुजा आपके पास जब उसकी भुजा कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो ए बराबर 10 पे निकालना था, 36/10, यहाँ से निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18×2 = 36 और 5×2 = 10, 18/5 आ जाएगा। या इसको आप और भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव आता तो घटता। हम कह देंगे, अतः पृष्ठ का क्षेत्रफल 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, कह रहा है कि तीन छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 हो, तो उनमें से कम दो के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम दो, दो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो ही जाएं, है ना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसका, देखो, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। माना तीनों छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण होने को ए बी सी से दर्शाते हैं अब। तो ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 1/3, बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 1/4 और सी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 1/5। तो अगर हम ये निकालें कि उसने कहा कि कम से कम दो के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। अब से अब कम से कम दो के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता का मतलब है या तो दो ही उत्तीर्ण हो या तीनों भी हो जाएं तब भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें भी दो तो हैं ही, या फिर एक भी उत्तीर्ण ना हो। तो हम अगर ऐसा करें कि एक भी उत्तीर्ण ना हो उसकी निकाल दें और उसको वन में से घटा दें तो शायद हमारा आंसर सही होगा। तो हम इसको पहले एक काम करते हैं, ए के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता हम निकालते हैं, वन में से घटा कर क्या आ जाएगी, तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 3 में से 1 गया 2/3, है ना। ऐसे ही निकलेगी बी के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता 1 - 1/4, तो ये हो जाएगी 4 में से 1 गया 3/4। ऐसे ही सी के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 1/5, यानी कि 5 - 1, ये हो जाएगा 4/5। तो अगर मैं ये कहूं कि दो के कम से कम दो के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम दो का उत्तीर्ण होना, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। दो का उत्तीर्ण होना कहा है इसने, ऐसा हो सकता है ए उत्तीर्ण हो जाए, या ए उत्तीर्ण हो जाए, बी उत्तीर्ण हो जाए और सी उत्तीर्ण ना हो, है ना। प्लस ऐसा हो सकता है कि ए उत्तीर्ण हो जाए, बी ना हो और सी हो जाए, है ना। और एक ऐसा भी हो सकता है कि ए ही ना हो, बी और सी हो जाएं, बी और सी हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये तो कम से कम दो के उत्तीर्ण होने की थी ना, तो दो इसमें हो गए, दो इसमें भी हो गए, दो इसमें भी हो गए। और इसमें एक केस वो भी आ जाएगा जिसमें तीनों ही उत्तीर्ण हो जाएं, क्योंकि कम से कम कहा है इसने, तो ज्यादा तो कितने भी हों, है ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसको। तो यहाँ पर पी ऑफ सी भी आ जाएगा। तो ये पर यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दो बस, ठीक है। तो ये वैल्यूज जब हम रखेंगे, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/3, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1/4, पी ऑफ सी नोट की वैल्यू 4/5, ऐसी पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3, बी नोट की वैल्यू 3/4, सी की वैल्यू 1/5, ए नोट की वैल्यू 2/3, पी ऑफ बी की वैल्यू 1/4, सी की वैल्यू 1/5, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 और पी ऑफ बी की वैल्यू 1/4। ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, पी ऑफ ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की भी वैल्यू रखेंगे यानी कि 1/5।
है ना। चलो अब देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 सब में है नीचे, है ना। तो ये आसान रहेगा, इसी वजह से इसको हम 3 4 5 ही लिखेंगे नीचे। ऊपर देखो 4 एकम 4 और एक 4, यानी कि 4 ही आएगा, प्लस ऊपर 3 आएगा, प्लस यहाँ से 2 आएगा, और प्लस वहाँ से 1 आएगा। सबको इकट्ठा करो, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 × 20, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/6, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि a बराबर हमारे पास ये आव्यूह है, तो दिखाना है यानी कि प्रूफ करना है ये a³ - 23a - 40i = 0 मैट्रिक्स, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a³ निकाल लेते हैं ना, a³ की हमें जरूरत है। तो हम a³ निकालने के लिए a² निकालना पड़ेगा, और a² क्या होता है, a × a। तो a में a की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना चलो यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है ना। कुछ नए बच्चे भी होंगे जो इसको कर रहे होंगे, तो मैं उनको यहाँ पर सिखा देता हूँ। जिनको आती है वो स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, दो आव्यूहों की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिन दो आव्यूहों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक ये आव्यूह है और एक ये आव्यूह है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, यानी कि इस हर आव्यूह का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, जितनी उसमें रो हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और जितने उसमें कॉलम हैं 1 2 3, वो यहाँ पे लिखते हैं बाद में, 3 × 3। तो ये जो आव्यूह है 3 × 3 का है, मतलब इसकी कोटि जो है वो 3 × 3 है, ठीक है ना। 3 इसमें पंक्तियों की संख्या है, और 3 इसमें कॉलम की संख्या यानी स्तंभों की संख्या है। ऐसे ही दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरा भी यही सेम मैट्रिक्स है, 3 × 3। तो किन्हीं दो आव्यूहों की मल्टीप्लाई करने के लिए इस पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर हैं तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसमें तो बराबर है, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है ना, तो बराबर है दोनों में। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो की तीनों कॉलम में अलग अलग करनी है। पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, फिर दूसरी पहली रो की ही दूसरे कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट, और तीसरे कॉलम में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही पहली रो से ही बनेगी, बस पहला एलिमेंट पहले कॉलम से, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम से, तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम से, ये बनेगा, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो बता देता हूं मैं। देखो, जब पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे की दूसरे में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, तीसरे की तीसरे में करेंगे, ठीक है। तो 1 × 1 1 आएगा, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 × 3 = 6 आएगा, फिर प्लस लगाओ, 4 × 3 = 12 आएगा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट बना, पहला अवयव बना। अब दूसरे अवयव की बारी, तो पहली रो की दूसरे कॉलम में करो, तो 2 × 2 आएगा, फिर 2 × 2 = 4 -4 आएगा, और फिर 3 × 2 = 6 +6 आएगा, ठीक है। फिर पहली रो की तीसरे कॉलम में करो, 3 × 3 आएगा, फिर 2 × 2 आएगा, और फिर 3 × 3 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पहली रो की तीसरे कॉलम में कर दी तो तीसरा एलिमेंट बन गया। ऐसे ही आपको दूसरी रो की पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में बना के यहाँ लाने हैं, फिर ऐसे ही तीसरे की यहाँ पे लानी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखिए ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम इनको प्लस करके लिख लेते हैं, 12 6 18 और 1 19, ये 19 आ जाएगा। 6 और 2 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे। 3 और 3 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। 4 और 3 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। 6 2 8 4 12 आ जाएगा। और 9 और 1 10, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। 6 4 10 और 6 16 बचेगा, सॉरी 14 हो जाएगा। 6 4 10 4 14, और 8 में से 4 गए, 4 और 2 4 और 2 6 हो जाएंगे, और 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी जो है a³ आ गया। अब a² आया है अभी a³ निकालना है हमें ना, तो ये काफी बड़ा हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें a³ निकालना है, ठीक है ना। a³ का मतलब है a² की मल्टीप्लाई हमें a में करनी पड़ेगी। a² की मल्टीप्लाई हमें a में करनी पड़ेगी। a² हमारे पास क्या है, ये जो हमने ऊपर निकाला है, 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें a में करनी है।
ए अपने पास वही है ऊपर वाला ही, 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। अब मल्टीप्लाई करनी आप सीख गए होंगे। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है ना, जो भी आएगा डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके जो भी आएगा वो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आया है हमारा, ठीक है ना, ए क्यूब हमारा ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूफ। हमें ये सिद्ध करना है कि ए क्यूब -23a - 40i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है। इधर इसको हम जो है सही से लिख देते हैं, थोड़ी सी डार्क करके लिखनी होती है इसको, है ना, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो, ए क्यूब अपने पास क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब है मेरे पास। ए क्यूब ये जो हमने अभी निकाला है ना, 63 69 और 92 और 46 और 38 और 46, ये आ जाएगा 69 23 और 63। ये तो आ गया ए क्यूब। माइनस 23 की ए में मल्टीप्लाई करके लिखना, इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना है 23 की। तो 23 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 × 23 -23 × 2 = 46 और 23 × 3 कितने हो जाएंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 69, ठीक है ना। और ये हो जाएगा फिर 23 × 3 ये भी 69 हो जाएगा आपका, है ना। -23 × 2 ये माइनस के 46 रहेगा, और ये 23 × 23 रहेगा, और 23 × 4 = 92 होते हैं, और 23 × 2 फिर 46 आ जाएगा, और 23 × 23 ये आ जाएगा। अब इसके साथ हमें माइनस में 40 आई लिखने हैं। आई जो होता है वो आप सबको बता दूं, 100 010 001, ये आई होती है, ठीक है ना, आई। इसको भी आई ही कहते हैं। ये 3 × 3 का है, मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर 2 रो और 2 कॉलम की आई लेनी है आपको, तो 10 और 01 लेते हैं, ठीक है ना। ये 2 रो और 2 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस आई में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 40 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब तो जीरो ही रहेंगे, है ना। तो हम लिख देते हैं इसको, ये 40 आ गया, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 40 और फिर 0 फिर 0 0 और ये 40, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा, 63 -23 -40, तो 23 और 40 प्लस हो जाएंगे, 40 और 23 माइनस के 63 हो गए और प्लस के 63, ये तो जीरो हो गया, है ना। तो पहला एलिमेंट जीरो। अब देखो 46 में से 46 गए, ये जीरो हो गया, और इसमें से जीरो में से जीरो गए, ये भी जीरो हो गया। 69 में से 69 गए, ये भी जीरो, और -0 ये, यानी सारा जीरो। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे। आपको जीरो ही तो मैट्रिक्स प्रूफ करनी थी, इसको जीरो बता दो, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बस इतना से ही क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन का खेल है सारा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्षकोण tan इनवर्स √2 होता है। अब जो ये 7वां 8वां और 9वां क्वेश्चन है, इनमें हमें दो दो क्वेश्चन दिए हुए होंगे और हमें कोई एक करना होगा, ठीक है ना। तो आपको जो भी बेहतर लगे, जो आसान लगे वो करना है, ठीक है ना, जो आसान लगे वो करना है। मैं फिलहाल यहाँ पर दोनों करा देता हूँ। चलिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स √2 होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आ, सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है ना। एक शंकु, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ये शंकु है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये इसकी हाइट होगी, इसको मैं h कह दूंगा, फिर ये ऊंचाई को l कह दूंगा, और ये जो है इसकी आधार की त्रिज्या हो जाएगी r। तो ये जो चीज़ हमने मानी है, इनको मुझे लिखना है हिंदी में, है ना। तो थोड़ी सी 4-5 लाइन हिंदी में लिखनी है। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, माना शंकु की ऊंचाई h है तथा आधार की त्रिज्या r है, और माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है ना, ये अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ये भी मान लेना। माना अर्धशीर्ष कोण क्या है, थीटा है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है ना। तब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम देखें, ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, एक तरीके से ये ऐसे बनना है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका एंगल यहाँ पर थीटा है। बी सी जो है वो आपका आर है, ए सी जो है आपका एल है, और ये जो है आपका ए बी वो एच है। ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं साइन थीटा अगर मैं लगाना चाहूं यहाँ से,
साइन थीटा। साइन थीटा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण लगाएंगे, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी कि आर अपॉन एल। और कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब है एच अपॉन एल, है ना, एच अपॉन एल। अरे वो तो याद होगा ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, कुछ इस तरीके से है ना वो, पंडित बद्री प्रसाद। अ, और साइन थीटा है क्योंकि यहाँ पर लंबटे ये कर्ण होता है हाइपोटेनस, और कोस थीटा होता है आधार अपोन कर्ण, लंबटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये होता है हर हर भोले, कुछ इस तरीके से बोलता है वो, है ना। ये मैंने ये वाला याद नहीं कर रखा है ना, ये मुझे बच्चों से ही पता चला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैंने तो इसको हिंदी वाले में याद कर रखा था। लंबू आम लाया, कहो कब आया, है ना, हमने ऐसे याद कर रखा था, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। ये साइन थीटा हो जाता है, ये कोस थीटा हो जाता है, और ये टेन थीटा हो जाता है। ऐसे इनका उल्टा, इधर से कोसेक हो जाएगा, इधर से सेक हो जाएगा, इधर से कोट हो जाएगा। और ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, साइन कोस टेन। और इनका उल्टा इधर से हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोस का सेक होता है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोस थीटा बेस अपॉन बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दो चीजें आ गई अपने पास। अब इनको निकाल, यहाँ से एक चीज निकाल लो, रेडियस। रेडियस क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। अभी पता चल जाएगा ये हम क्यों निकाल रहे हैं ना। और यहाँ से एच आ जाएगा आपके पास एल कोस थीटा, ठीक है। अभी सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए ये एंगल जो है थीटा, ये थीटा जो है यहाँ पर, ये इन बिटवीन 0 to π/2 है, 0 to π/2। देखो, पहला क्वाड्रेंट इतना ही तो होता है, ये छोटा सा, इसमें एक 90 डिग्री बनता है एंगल। तो अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक इतना ही है जितना एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ये एंगल 90 होगा, ये 0 से 90 के बीच में ही होगा, कितना जितना भी होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है 0 से 90 के बीच में, 90 के बीच में, ठीक है। अब हमने यहाँ से आर और एच निकाल लिए। अब हमें क्योंकि आयतन महत्तम दिखाना है, इसलिए हम क्या लेकर के चलेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन वी नो दैट, वी बराबर क्या होता है, 1/3 πr² एच, 1/3 πr² एच। अब देखो, मुझे यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और कोई एक वेरिएबल में करना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल थे, आर और एच। तो इनको मुझे एक सिंगल में लाने के लिए हमने क्या करा, आर की वैल्यू भी एल में निकाल ली, एच की वैल्यू भी एल में निकाल, एल और थीटा में निकालनी। तो अभी सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा। तो वी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू हो गई एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और एच की वैल्यू हो गई एल कोस थीटा, ये तो स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा एल कोस थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर इस पे है और एक ये एल, एल क्यूब हो गया। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर ये जो एल है ये लेंथ हो जाएगी अपनी, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कांस्टेंट लेकर के मान के चलेंगे, और थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना सा काम है अपना। तो अब हम क्या करते हैं, DW r2 थीटा करते हैं, DW r2 थीटा। तो इसका हो जाएगा ये अपना dv/d थीटा इक्वल्स टू 1/3 π l क्यूब। ये तो एक तरीके से कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। ये दो हैं अपने पास मल्टीप्लाई में, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का पहला फंक्शन मान लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस कोस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये अपना आ गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/3 π l क्यूब, ये हो जाएगा माइनस में साइन क्यूब थीटा, माइनस में साइन क्यूब थीटा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 2 sin थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा आपका पहली समीकरण बन जाएगी यहाँ, ठीक है ना, पहली समीकरण बना लो इसको। अब यहाँ से एक काम और करो, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका है ना, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे।
यहाँ पे कहेंगे DW r2 थीटा अगेन, एक बार और करते हैं ऑफ वन, वन का। तो ये dv अपॉन डी थीटा हो तो हो जाएगा d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई l क्यूब, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब अंदर आ जाओ, साइन क्यूब थीटा का क्या होगा, माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब नेक्स्ट का करते हैं, प्लस इस वाली टर्म का करते हैं। तो 2 इसमें कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखते हैं। साइन थीटा का पहला फंक्शन जू का तू रखेंगे साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का दोबारा फिर करेंगे तो माइनस में साइन थीटा आएगा, और माइनस यहाँ लगा के मैं साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ। ठीक है ना, अब लगाओ प्लस, अब की बार कोस स्क्वायर थीटा जू का तू, कोस स्क्वायर थीटा जू का तू, अब की बार साइन थीटा का कर दो। साइन थीटा का करेंगे तो वो कोस थीटा ही आ जाएगा, और कोस थीटा ही क्यों भी ना कर देते हैं फिर, है ना। चलो इसको अगली टर्म में कर देंगे, कोस थीटा आ गया। ठीक है ना, अब चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई l क्यूब माइनस -3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस में ये मिलेगा आपको, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा 2 टू जा 4 हो जाएगा भाई, है ना। इसको मैं 4 कर देता हूँ। ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं 4 कर देता हूँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। ठीक है ना, और दूसरा ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस के 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा। ठीक है ना, इक्वल्स टू 1/3 पाई l क्यूब, ये -3 और -4 -7 हो गया, -7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में आ जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, ये d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर आया है अपने पास, है ना, इसको एज इट इज रखो यहीं पर ही, इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको जीरो रखना होता है उच्चतम और निम्नतम मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम वह निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम जीरो रख देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, इसको हमने जीरो रख दिया, तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब इसके इक्वल में जीरो रख दिया। तो ये जो पहला फैक्टर है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये सारा जीरो में चला जाएगा, ये बचेगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में साइन क्यूब थीटा प्लस ये मिलेगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, क्या मेरा काम बनेगा, हाँ बन जाएगा। या आप साइन थीटा को उधर भेज दो, साइन क्यूब थीटा को उधर भेज दो, तो ये मिलेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहीं पर, और ये साइन क्यूब थीटा इधर चला जाएगा। ठीक है ना, एक साइन थीटा से एक काट करके यहाँ दो बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कोस स्क्वायर को इसके नीचे अपॉन में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा √2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स √2, है ना। तो अर्धशीर्ष कोण तो हमारा आ गया, टेन इनवर्स √2 है। लेकिन अभी हमें ये प्रूफ करना है कि शंकु का आयतन जो था वो महत्तम था। महत्तम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि ये महत्तम होगा आयतन, है ना। अगर इसका डबल डेरिवेटिव हम ऋणात्मक दिखा दें, अगर ये धनात्मक दिखा दिया हमने तो फिर वो निम्नतम हो जाएगा। अभी हमें महत्तम दिखाना है ना, महत्तम दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसका यूज करेंगे। देखो ये एक जो चीज है ये वाली, इसको मैं समीकरण नंबर 3 बना देता हूँ, इसका यूज करेंगे हम, है ना।
अब देखो, टू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टू कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टू कोस स्क्वायर थीटा यहां पे रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई एल क्यूब। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह टू कोस स्क्वायर थीटा रख दे रहा हूं मैं यहाँ से, है ना। तो टू कोस स्क्वायर थीटा, टू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा ये है और एक कोस थीटा ये है, तो कितना हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। और प्लस में एक टू कोस क्यूब थीटा ये है, तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा आपका -12 कोस क्यूब थीटा, है ना। तो 1/3 पाई एल क्यूब इंटू -12 कोस क्यूब थीटा। अब यहां से देखो, 3 × 4 = 12, यानी आ जाएगा -4 पाई एल क्यूब और कोस क्यूब थीटा। अब पहला कोड्रेंट है, पहला कोड्रेंट में कोस क्यूब थीटा, क्योंकि थीटा पहले कोड्रेंट में है ना। देखो वैसे तो ये निगेटिव आ गया, लेकिन अब भी थीटा पे डिपेंड करेगा, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव, हो सकता है ये निगेटिव हो जाए, वो हमें देखना पड़ेगा थीटा किस रेंज में है। तो थीटा 0 से π/2 रेंज में है, यानी कि ये थीटा पहले कोड्रेंट में है, 0 to π/2 में। तो अगर मैं कोस क्यूब थीटा की बात करूं तो वो भी पॉजिटिव ही होगा पहले क्वाड्रेंट में, है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये इसका मतलब ये साइन जू का टू रहेगा, इसका नेगेटिव, है ना। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, तो इसको हम कहेंगे लेस देन टू जीरो। अगर d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव लेस देन टू जीरो आ जाता है, तब उसका मतलब होता है कि जो आप लेकर के चले थे आयतन, वो आयतन आपका महत्तम होगा, ठीक है ना। अतः आयतन महत्तम होगा, अतः शंकु का आयतन महत्तम होगा, शंकु का आयतन महत्तम होगा, महत्तम होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें एक लाइन लिख दी है लास्ट में, अतः। बस यहां से ये पार्ट जो है ना, इतना ये वाला पार्ट हटा करके इसकी जगह हमने लिख दिया अतः। क्या लिख दिया, अतः। अतः दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अवशिष्ट कोण tan इनवर्स √2 होता है। ऐसे करके आपको लिख देनी सबसे लास्ट में लाइन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये जो बात मैंने बताई है वो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आव्यूह विधि द्वारा हल करो। ये आपको समीकरण इसने दी है 3, है ना, इनको आव्यूह विधि से हमें हल करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हम लिखेंगे समीकरणों को, या दी गई समीकरणों को ax बराबर b, इसको समीकरण 1 मान लो, रूप में लिखने पर, रूप में लिखने पर। सबसे पहले इसको इस रूप में लिख लेंगे। इस रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो भी x के मल्टीपल हैं, मल्टीपल मतलब गुणांक हैं, उनको पहले कॉलम में लिख दो, 3 2 4। फिर जो y के मल्टीपल हैं उनको दूसरे कॉलम में लिख दो, -2 1 और -3। फिर जो z के मल्टीपल हैं उनको तीसरे कॉलम में लिख दो, 3 -1 +2, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पर ये जो x है, ये क्या बनेगा, जितने भी वेरिएबल हैं उसको यहां पे लिख दो, एक कॉलम मैट्रिक्स बना करके, एक स्तंभाव्यूह बना करके, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, बस ये लिख दो। इक्वल्स टू 4 होते तो चारों लिख देते, एक और लिख देते यहाँ। फिलहाल ये जो इक्वल के इधर की साइड, ये 8 1 4 है, वो इक्वल के इधर की साइड ऐसे सारणिक अवयव बना करके लिख दो, 8 1 4, ठीक है ना। ये हमारा a है, ये हमारा x है, ये हमारा b है, ये a अवयव, ये x अवयव, ये b अवयव, ठीक है ना। अब इनका सबका अपना अपना काम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, a का सारणिक निकालना है, इस a अवयव का सारणिक निकालना है, ठीक है। सारणिक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इसको सारणिक बनाओ, है ना। जब इसको सारणिक बनाएंगे तो ये आएगा 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब देखो सारणी को कैसे सोल्व करते हैं, पहली रो के सापेक्ष सोल्व कर दो या पहली कॉलम के सापेक्ष सोल्व कर दो, किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहली रो के सापेक्ष सोल्व कर रहे हैं, पहला एलिमेंट लिखेंगे ये वाला, इसकी रो कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, जो 4 बचे इनका सारणिक बना लो, सारणिक को सोल्व करो। सारणिक को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस तो फिर भी रहेगा, तो 2 एकम 2 -3 आएगा, 2 में से 3 गया -1 आएगा। फिर माइनस के ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो ये अपने आप में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो। अब ये जो 4 एलिमेंट बचे इनको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 2 दूनी 4 और +4, ये हो जाएगा 8।
फिर -3 लगाओ, सॉरी +3 लगाओ, ये वाला ये प्लस में लगाना है, बीच वाला एलिमेंट माइनस में लगाना है। अब उसका साइन कुछ भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो माइनस की। अब ये जो है ये प्लस में ही लगाना है। अब अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसको फिर माइनस ही लेता, लेकिन फिलहाल ये प्लस में ही लगाना है ना, इसका साइन चेंज नहीं करना। तो 3 आ गया, 3 की रो और कॉलम को छोड़ दो, 3 दूनी 6, -6 और -4, तो -6 और -4 ऐसे करके, यानी -10 आ गया ये। तो अगर देखा जाए -3 + 8 दूनी 16 और 6 और 4 10, -10 + 3 मतलब 3 में मल्टीप्लाई होगी -30 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 30, और 30 में से 16 गए -14, -14 -3 -17 आ गया, -17 आ गया, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्यों लिख रहा हूं मैं ये नॉट इक्वल्स टू 0? इसलिए लिख रहा हूं कि अगर ये 0 हो जाता तो हम इसका फिर व्युत्क्रम अवयव निकाल सकते थे। ठीक है ना, अब व्युत्क्रम निकालना जरूरी है इनको सॉल्व करने के लिए, इस वजह से हमें इसके क्या करने होंगे, अब सेकंड निकालने होंगे। ठीक है ना, सह से बना अवयव लिखता हूं मैं, सह से बना अवयव, सह से बना अवयव। सह से बना अवयव हम लिख देते हैं, माना बी है। ठीक है ना, बी, तो हमें ये लिखना है सह से बना अवयव, इसके सह लिखने हैं। अब सह कैसे निकलते हैं, देखो जैसे इसका सह निकालना है मुझे, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, बाकी जो 4 बचे हैं ये इनका एक सारणिक बना लो, 1 -1 और -3 और 2। ठीक है, इनको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे गुना करते हैं पहले, तो 2 एकम 2, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसकी गुना इसमें, 3 एकम 3, तो 2 में से 3 गया, -1 बचा, तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे बीच वाले का, अब दूसरा सेकंड इसका निकालना है मुझे सेकंड, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, ये जो 4 बचे इनका सारणिक बना लो, 2 4 -1 और 2। ठीक है, इनका सारणिक बनाओ, इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 आ गया, माइनस लगेगा फॉर्मूले का, और 4 एकम 4, माइनस के 4 ही आएगा, तो माइनस ये +4 हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे हमें ये वाले साइन ध्यान रखने हैं, पहले वाला तो प्लस में ही आएगा, दूसरे वाला माइनस, तीसरे वाला प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यानी कि ये जो बीच वाले हैं ना, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके साइन चेंज करके लिखने हैं तुम्हें। जो भी तुम्हारा सेकंड आएगा उसका आपको साइन चेंज करके लिखना है। ठीक है, बाकी ये तो जो आ रहे हैं वही लिखो, प्लस वाले जो लिखे हैं ना, प्लस वाले जो आ रहे हैं वही लिखो। लेकिन जो ये वाले होंगे जो मैंने मार्क किए हैं यहाँ पर, ये वाले होंगे तो इनका साइन चेंज करके लिखेंगे। हमारा +8 आ रहा था तो हम -8 लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर सारे आपको खुद से निकाल लेने हैं। अब ये -10 आएगा आपका, और ये -5 आएगा, ये -6 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 9 आएगा, और ये 7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकंडों से बना भी आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें एक एडजॉइंट ए निकालना होगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए होता है बी का परिवर्ताव्यु, बी का परिवर्ताव्यु। ठीक है, परिवर्ताव्यु का मतलब है जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। तो इसको रो को तो कॉलम बना देंगे, -5 -1 आ जाएगा। पहली कॉलम को पहली रो बना दी, दूसरी कॉलम को दूसरी रो बना देंगे, -8 -6 और 9, और तीसरी को तीसरी, -10 1 और 7। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमने सारा काम किया है। अब हम क्या करेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, -17, -17 यहाँ पे रख दिया। तो एडजॉइंट ए अपने पास ये ऊपर वाला है, -1 -5 -1 -8 -6 और 9, और यहाँ पे -10 और 1 और 7। ठीक है, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब जो समीकरण 1 थी, समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये कह रही थी कि ए एक्स बराबर बी है। तो अगर मैं एक्स यहीं पे छोड़ दूं तो ए इनवर्स इधर चला जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, है ना, ए इधर जाकर के इनवर्स हो जाएगा, और बी जू का तू, यानी कि एक्स निकल जाएगा हमारे पास। अब एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स वाई जेड, एक्स तो ये है अवयव, ये वाला एक्स। ए इनवर्स क्या है जो हमने अभी ऊपर निकाला, -1/17, और ये पूरा अवयव, -1 -8 -10 और -5 -6 और 1 -1 9 और 7। ठीक है ना, ये हमारा ये इनवर्स हो गया। बी की वैल्यू रख दो, बी हमारे पास क्या है, ये रहा बी, है ना, 8 1 4। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, -1/17 तो जू का तो रहेगा।
अब हमें पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है तो पहला एलिमेंट बन जाएगा, फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम में करनी है तो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, और तीसरी रो की तीसरे कॉलम में करनी है तो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है इसलिए एक एक ही एलिमेंट आएंगे बस, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, स्तंभ भी बनेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ। ये आएगा आपका -17, ये आएगा आपका -34, और ये आएगा आपका -51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस माइनस के 1/17 की गुना इनमें कर देंगे, तो यानी कि 17 से 17 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस से माइनस कटेगा तो 1 आएगा। 17 दूनी 34, तो ये 2 बार चलेगा, और 17 ते 51, ये 3 बार चलेगा, और माइनस तीनों में है इसलिए तीनों से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से हमारी कंपेयर करके जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू 2 आई, और जेड की वैल्यू 3 आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को ऐसा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण निकालना है हमें ना। तो देखो कैसे हम निकालें इनके बीच का कोण, दोनों रेखाओं के। सबसे पहले हम इन रेखाओं की तुलना इससे करेंगे। हम क्या कहेंगे कि दी गई रेखाओं की तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, तथा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, और z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर। इनसे हमने करी मल्टीप्लाई, तो x1 की वैल्यू क्या मिली, x1 की वैल्यू देखो यहाँ से कंपेयर करो, पहले वाली लाइन की इस वाली लाइन से हमें कंपेयर करना है। अब देखो जिसका सेम साइन होगा उसको तो हम सेम प्लस में लिखेंगे, और जिसका अपोजिट साइन होगा उसको हम निगेटिव में लिखेंगे। जैसे ये तो माइनस में x1 है और ये प्लस में 3 है, तो अपोजिट साइन है दोनों के, तो x1 की वैल्यू -3 लिखनी है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें y -1 है और यहाँ पे भी y1 माइनस में है, तो दोनों का सेम साइन है, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और z1 की वैल्यू, वैसे एक बात और है, हमें कोण में x1 y1 z1 चाहिए ही नहीं, तो हम इसको कंपेयर करके यहाँ से जरूरत है नहीं हमें इसकी। हम क्या करेंगे, सिर्फ a1 b1 c1 निकाल लेते हैं नीचे वाले। a1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो मैं -3 दोबारा से लिख देता हूँ, -3। और b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है अपने पास 5। ये वाली, एक ये वाली और ये वाली, ऐसे ही ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। a1 b1 c1, a2 b2 c2। ओके, c2 की वैल्यू अपने पास है 5। अब चलते हैं, देखो तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच कोण का फॉर्मूला होता है, दोनों रेखाओं के बीच कोण यदि थीटा हो तो, यहाँ पे यदि लिख लो, यदि, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है बस। और ये हमें जो लेना है मोड में लेना है, ठीक है, यहाँ से। तो बस ये वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो a1 a2 की वैल्यू, a1 है -3, a2 है -1, ऐसे ही b1 है 1 और b2 है 2, ऐसे ही c1 है 5 और c2 है 5, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट, ऐसे ही ये वाला अंडर रूट, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। मोड 1। अब यहाँ से देखो
कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 5×5 = 25, है ना, और अपॉन अंडर रूट, पहले वाला क्या आएगा, 3 का 9 आ गया स्क्वायर, 1 का 1 और 5 का 25 आ गया, ऐसे ही अंडर रूट आगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 25 और 3 और 2 5 30, तो ये तो आ गया 30 अपॉन अंडर रूट, 9 और 1 10, 25 और 10 35, तो ये 35 हो गया, अंडर रूट 25 और 5 ये रूट 30 हो गया, और इसका है अंडर रूट, और यहाँ पे है कोस थीटा। तो ये कोस थीटा इक्वल्स टू, अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो है तो सारी पॉजिटिव, तो मोड अब कोई जरूरत नहीं है मोड की, है ना, तो मोड को हटा देते हैं। लेकिन बचा हमारे पास क्या, देखो एक रूट 30 है, और ऊपर रूट 30 इंटू रूट 30 लिख सकता हूँ मैं, रूट 30 इंटू रूट 30, ऊपर वाले 30 को, और नीचे क्या है अंडर रूट 35, और इसकी गुना है मैं अंडर रूट 30, तो इससे एक कट जाएगा। अब बाकी जो ये बचा, इनको पूरे को एक ही रूट दे दूं, और ये आ जाएगा 30/35, 5 से कट जाएगा, 5×30, 5×7 = 35, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6/7। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स अंडर रूट 6/7, ठीक है ना, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। और इस तरीके के एक तो ये आपका जो है कार्तीय रूप में दे रखी है समीकरण, है ना, ये आपका कार्तीय रूप है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन उस सदिश रूप में भी पूछ सकता है, उस सदिश रूप वाला वो कर लेना, और एक ही कार्तीय रूप वाला ये कर लेना, बीच के कोण वाला। और इसी तरह वो दो रेखाएं देता है, एक बार सदिश रूप में भी दे देता है और कार्तीय रूप में भी दे देता है ना, उनके बीच की दूरी पूछता है ना, दूरी। तो इन चारों क्वेश्चन में से या तो आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 0 to π/2 log sin x इक्वल टू -π/2 log 2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए चलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके ये भी बता देते हैं कि माना ये हमने आई मान लिया है ना आई बराबर, ये हमारा 0 to π/2 log sin x है, log sin x dx, ठीक है ना। अब इसको बना देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें परगुण 4 लगाते हैं, क्या करते हैं, P4 से, यहाँ पे लिख देता हूँ P4 से, चाहे तो आप पूरी P4 लिख सकते हैं। तो P4 क्या कहती है कि 0 to π/2 x की जगह आप अपर लिमिट में से, जो ऊपर की लिमिट है, ऊपरी सीमा, उसमें से x घटा करके लिखो। तो साइन हम x की जगह में π/2 -x करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 to π/2 log, आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इसको हम कोस एक्स लिख देंगे, dx हो जाएगा। इसको बना देते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, एक फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इनको दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी तो i प्लस आई 2i हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में जुड़ेगी 0 to π/2 log sin x, 0 to π/2 log sin x dx, और प्लस 0 to π/2 log cos x dx, log cos x dx, ठीक है। अब यहां से देखो जरा, 2i इक्वल्स टू, दोनों में सेम ही इंटीग्रल है, तो दोनों का इंटीग्रल कॉमन ले लेता हूँ, 0 to π/2, एक log sin x है और प्लस में एक log cos x है ना, और मल्टीप्लाई में dx है। log m प्लस log n लगा सकता हूँ, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log sin x मल्टीप्लाई बाई cos x dx। देखो अगर मेरे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो मैं उसको log m इंटू n लिख सकता हूँ, ठीक है ना, गुना कर दूंगा m और n के, और दोनों को एक जगह लिख दूंगा। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log m अपॉन n, इनका दोनों का यूज करूंगा मैं, दोनों का यूज करूंगा मैं, ठीक है ना, यहीं पे ही। अब देखो एक का तो यूज कर लिया हमने, ऊपर वाले का log mn हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड, ठीक है ना, ताकि ये 2 sin x cos x बन जाए, sin 2x का फॉर्मूला बन जाए। तो अब हम इसको लिखेंगे 0 to π/2, अब एक तो ये ऊपर वाला हो गया, देखो 2 sin x cos x, तो ये तो हो जाएगा sin 2x, तो log m हो गया, और नीचे ये n है, तो देखो log m अपॉन n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस log n, तो log m ऊपर वाला हो गया, माइनस में log n नीचे वाला ही लिख दिए हुए, log 2 आ गया, ठीक है ना, दोनों का आ गया dx। अब दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन हम बांट देंगे, ठीक है ना, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2i इक्वल्स टू
0 टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस, और 0 टू पाई बाई टू लॉग 2 पर ये अलग चला जाएगा, log 2 dx। ठीक है ना। इसको अभी यहीं पर ही रखेंगे हम। अभी यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि 2x को हमने t मान लिया, माना 2x को t मान लिया। ठीक है ना। तो यहाँ से 2 dx dt हो जाएगा। भाई x का 1 हो गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t का dt अपॉन dx हो गया, dx इधर आ जाएगा। दूसरा, लिमिट चेंज होगी। जब x 0 है ये वाला, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। और जब x हमारे पास पाई बाई टू है, हम पाई बाई टू यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो t की वैल्यू पाई आएगी। t की वैल्यू पाई आएगी, बस वही यहाँ पे पुट करेंगे हम। 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 टू पाई, लिमिट होगी 0 टू पाई, और ये हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और डी टी बाई टू रहेगा, क्योंकि ये 2 है ना यहाँ पे, तो डी टी बाई टू आएगा। बाई टू में बाहर लिख देता हूँ। ठीक है ना। और ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे देखो ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा log 2 तो। और यहाँ पे बचेगा 0 टू पाई बाई टू 1 dx, 1 का होता है x, तो लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाई टू। इसका तो आप इजीली कर ही लोगे। अब यहाँ से देखो जरा, ये 0 टू पाई log साइन टी हो गया। अब ये log साइन टी में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक मेरे पास प्रगुण है, वो मैं बताता हूँ आपको प्रगुण कौन सी है। P6, P6 प्रगुण क्या कहती है कि अगर आपके पास 0 टू a कोई फंक्शन है ना, 0 टू ए कोई फंक्शन है, बल्कि 2a कोई फंक्शन है, और एफ एक्स डी एक्स है, तो आप उसको 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब, यदि जब उस फंक्शन के अंदर आप 2a माइनस एक्स कर दो और वही फंक्शन दोबारा आ जाए, है ना। तो अगर यहाँ पर देखो log साइन एक्स के अंदर अगर मैं ये करूं, log साइन साइन के अंदर मैं अपर लिमिट में से घटा करके लिखूं, जैसे इसने लिखा ना, देखो ऊपर की लिमिट क्या थी, 2a थी, 2a में से x घटा करके लिखा, है ना, तो हम यही घटा करके लिखेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, तो log साइन एक्स ही आ जाएगा ना, log साइन एक्स ही तो आ जाएगा, बल्कि एक्स भी नहीं, टी करो उसको, ये टी है ना। इसको हटा करके दोबारा लिख देता हूँ। तो टी कर लो, ये log साइन टी ही आ रहा है। इसका मतलब मैं इस वाली को यहाँ से, मैं इस वाली को ऐसे लिख सकता हूँ, 2i 1/2, तो चलो ये जू का तू, ये वाला 2 आएगा आगे, 2 आ गया, और लिमिट आधी हो जाएगी। अगर लिमिट 2a थी तो a हो गई, आधी हो गई। तो अगर पाई है तो पाई बाई टू हो जाएगी, पाई बाई टू होगी लिमिट, है ना। और फंक्शन जू का तू रहा, log साइन टी डी टी, log साइन टी डी टी फंक्शन जू का तू रहेगा, माइनस ये आ जाएगा log 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई टू माइनस 0, पाई बाई टू रहेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2i इक्वल्स टू, ये 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन टी हो गया। अब 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन टी को मैं लिख सकता हूँ 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, यानी कि टी की जगह मैं एक्स रख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रगुण 1 ये कहती है मुझे। यानी कि वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, टी की जगह एक्स रख दो, वाई रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रगुण 1 कहती है ये, ठीक है ना। और ये हो जाएगा पाई बाई टू लॉग 2, पाई बाई टू लॉग 2। अब ये क्या बन गया, ये आई बन गया, वापिस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 से, ठीक है, P1 से ये आई बन गया, तो 2i इक्वल्स टू ये आई और माइनस पाई बाई टू लॉग 2। ये आई कैसे बन गया, जरा देखो, पहली इक्वेशन हमने क्या मानी थी, 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स हमने 1 माना, आई माना था, तो ये 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स हमने आई रख दिया। आई उधर गया तो 2i में से आई गए तो आई बचेंगे, और यहाँ पे बचा माइनस के पाई बाई टू लॉग 2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपके पेपर में आता ही रहता है। इसके अलावा एक और है, 0 टू पाई बाई टू लॉग कोस एक्स डी एक्स में भी है ना, तो वो भी ऐसा ही है, सेम इसी तरीके से होगा लॉग कोस एक्स डी एक्स का भी, ठीक है ना। आंसर उसका भी यही आना है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, मैंने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको आई मान लेंगे ना, माना माना आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसमें परगुण 4 लगाओ, परगुण 4 क्या कहती है पता तो होगा ही, कि अगर आपके पास 0 टू ए कोई फंक्शन है,
डी एक्स, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। एक्स की जगह a माइनस एक्स कर दो, अपर लिमिट में से एक्स घटा करके लिख दो से। तो हम यहाँ ऐसा ही करेंगे इसमें, i इक्वल्स टू अपर लिमिट तो एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा रूट साइन π/2 माइनस एक्स। ऐसे ही नीचे करेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, और ऐसे ही इसमें करेंगे cos π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 0 to π/2 रूट साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, तो ये तो हो गया कोस एक्स। ऐसे ही नीचे वाला ये कोस एक्स हो जाएगा, और ये वाला कोस 90 माइनस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स, अगर आप जानते हो। ठीक है, डी एक्स, ये बनती है समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 + 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी तो i + i 2i हो गया। राइट हैंड साइड में जुड़ेगी तो 0 to π/2 रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यही तो है। ठीक है ना। अब इन दोनों का देखो इंटीग्रेशन सेम है, तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, एक इंटीग्रेशन कर लिया। दूसरा देखो इनके दोनों के हर सेम है, तो हम एलसीएम लेकर के इनको इकट्ठा ही कर देते हैं। दोनों के सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स हो जाएगा। और दोनों के जब हर सेम हो तो अंश को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं जोड़ करके, अंश को डायरेक्ट लिख दो जोड़ करके साइन एक्स और प्लस में रूट कोस एक्स। ठीक है, देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास मान लो ये 2/3 है और एक 5/3 है, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो अगर इनके हर सेम है तो आप क्या करो, हर को तो एक बार लिख दो और इनके अंश को डायरेक्ट जोड़ करके लिख दो 2 + 5, ऐसे करके वही लिखा मैंने वहां पर। हर तो एक बार लिख दिया एलसीएम लेकर के, और ऊपर वालों को जोड़ करके लिख दिया। ठीक है ना, ये किया। अब देखो ये कितना हो गया, 2i इक्वल्स टू, इस पूरे से ये पूरा कट गया, 1 बचा है ना। तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 0 to π/2। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल्स टू π/2 और i इक्वल्स टू π/4। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, π/4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए इसके जैसे मैंने एक और क्वेश्चन डाला है, बिल्कुल सेम होगा ये, और ये मैं आपको खुद से करने को देता हूँ। डू योर सेल्फ। ठीक है ना, सॉल्यूशन में जो पीडीएफ मिलेगी उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसको खुद करें, बिल्कुल जैसे पीछे वाला है ऐसे ही होगा सेम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण ये दे रखी है, का एक विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो आ जाओ, रेखीय अवकल समीकरण है ये, dy/dx प्लस y कोट x इक्वल्स टू 4x कोसेक x। ठीक है, इसकी तुलना करो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से तुलना करने पर, y के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो p है, p की गुना, p का मतलब है यहाँ पर कोट x। देखो यहाँ p जो है y के मल्टीपल है, तो y का मल्टीपल ये है तो ये p है, और इधर वाला सारा ही q है। तो q मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x कोसेक x। ठीक है, तो p आ गया, q आ गया। अब सबसे पहले मुझे निकालना होता है इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पर होता है e की पावर में p dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर में कोट dx, और कोट x का क्या होता है, कोट x जो होता है इंटीग्रेशन, कोट x का होता है log sin x, है ना। हाँ, log sin x ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे log sin x। ई log हट जाता है, जब e की पावर में log हो ना तो ई log हट जाता है, ये आ जाता है बस आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x। ठीक है, अब हम निकालेंगे समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अवकल समीकरण का हल ये होगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स आ जाएगी, इक्वल्स टू q की वैल्यू मेरे पास है x कोसेक x, और आई एफ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स आ गई, और ये डी एक्स और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। देखिए
ये हो गया आपके पास y साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स यहाँ पे पहले से है dx प्लस सी, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा सिर्फ x dx, x का हो जाता है x²/2 प्लस सी, ये हो गया y साइन एक्स। अब उसने कहा था कि विशिष्ट हल ज्ञात करो, दिया है y बराबर 0 जब x बराबर π/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर 0 जब x बराबर π/2 रख दो। y की वैल्यू 0 रखी तो इधर सारा 0 हो गया, इक्वल्स टू x की वैल्यू π/2 है, तो π/2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ये वाला 2, और प्लस में c, बस यही वैल्यू माइनस में चली जाएगी उधर, c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, पाई स्क्वायर हो गया 4, हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 8। अब ये वैल्यू उठा करके वापस यहां पर पुट कर दो, तो जो एक्चुअल में हल आएगा y साइन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण 1 से ऐसे कह दो, समीकरण 1 से y साइन एक्स इक्वल्स टू x²/2 माइनस π²/8, ये इसका विशिष्ट हल होगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये मॉडल आपका मॉडल पेपर पूरा होता है। अब मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, अब मैं और कोई मॉडल पेपर नहीं कराऊंगा, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी। ठीक है ना, अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तैयारी करते रहिए। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको वीडियो बनानी है तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपकी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना, पढ़ते रहिए और निरंतर तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपके पेपर अच्छे जाएं, आपके एग्ज़ाम अच्छे हों और आप अच्छे मार्क्स लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।